हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। कहानियाँ जो सोच बदलें और साहित्य जो दिलों को जोड़ दे। ऐसे ही हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियों के साथ मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुनिए समकालीन प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका उज़्मा कलाम जी की लिखी हुई कहानी नाउम्मीदी कुफ्र है। आखिरकार फरखंदा को उठना ही पड़ा। जब तक वे सब मिलकर सिर दर्द की नसों को झकझोर न दें, मानती ही नहीं। सिर दर्द से फट पड़ा और वो दुपट्टा सिर पर बांधे हुए ड्योढ़ी लांग कर उसके घर में घुसी। कोई तो कर्म खराब किए होंगे जो आज यहाँ फिर रही हूँ। इन्होंने थोड़े बुलाया था, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, खुद ही आई थी। अब इसमें भला इनकी क्या गलती जो मैं ठीकरा इनके सिर पर फोड़ूं। अम्मी अब्बू और यहाँ तक कि उसके खानदान के हर ऐरे गहरे ने समझाया था, ये भी कोई काम है। लेकिन उस वक्त का जोश आज उसे दिन में तारे दिखा रहा था। सबने कहा बीएड कर लिया है, इज्जतदार काम करो, कहाँ इन फालतू मसलों में पड़ रही हो। पर जोश इतना कि संभाले ना संभले। A1 प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने तो वो लगी थी, लेकिन हर क्रांतिकारी काम में आगे। फेमिनिज्म तो सिर चढ़कर बोलता। क्या देश क्या विदेश, हर जगह वक्त बेवक्त बराबरी के लिए आंदोलन चलते रहते और इधर फरखंदा में जोश बढ़ता रहता। सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी सभी तो उसकी आइडियल थीं। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से लेकर केट मिलेट तथा एलिस वॉकर सबकी वो मुरीद। प्राइवेट स्कूल और घर के बीचों बीच में पढ़ने वाली झुग्गी बस्ती को देखकर उसका दिल कचोट जाता। छोटी छोटी बच्चियां छोटे भाई बहन को संभाल रही हैं, कोई बर्तन मांज रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, तो कोई टंकी से पानी भरे लिए आ रही है। बस फिर क्या था, सावित्रीबाई ने फरखंदा के दिमाग पर दस्तक दी और वो रोज़ शाम को वहाँ पहुँच जाती। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को समझाती, औरतों की परेशानियाँ सुनती और सलाहें देती। बस यहीं से पूरे खानदान ने सलाह देनी शुरू की, ये भी कोई काम है, झुग्गी बस्तियों में भटकना। औरतों और लड़कियों के लिए बस टीचर का पेशा बेहतर है। सुबह जाओ, दोपहर में घर आकर घर संभालो। बस उसी दिन से उसे टीचर के पेशे से चिढ़ होने लगी, जब कई लोगों के मुंह से सुन लिया कि औरतों के लिए यही पेशा बेहतर है, और बिना सोचे समझे बिल्कुल क्रांतिकारी पेशे में छलांग मारी। दिल्ली छोड़ा और जिला उन्नाव के गांवों में पहुंच गई। तरक्की, बदलाव, सुधार बस बोलने में आसान है, करने में नहीं। चारों तरफ ढोल तासे बैंड बाजे के साथ भरभरा कर तरक्की हो रही है। बस फरखंदा बेचारी मोतियाबिंद की मारी आंखें गड़ाए बैठी है, उसे ही कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रोजगार रेवड़ियों की तरह बट रहा है, उस पर देशभक्ति के नारे बेरोजगार बुलंद कर रहे हैं। अपनी मर्जी से भूखे रहकर लोग भुखमरी से मरे जा रहे हैं। लड़कियों के मुकाबले में लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। वक्त दस्तावेज़ों, पोस्टरों और तकरीरों में रोज़ रोज़ बदलता जा रहा है, और फरखंदा इस लय के साथ भागने के चक्कर में हाँफ हाँफ कर गिर रही है और बार बार संभल रही है। इस सरजमी पर कई तरह के मखलूकों में से एक मखलूक ये भी है जो तरक्की, बदलाव और सुधार के लिए बेकरार सी ऊँट के मुंह में जीरा की माफिक गली कूचे, बज्जर गांव, झुग्गी झोपड़ियों में फिरती रहती है। फरखंदा अब इसी जमात का हिस्सा है। इस जमात ने बड़े से बड़े कारनामे भी किए हैं, बेहतरीन मंजिलों पर पहुंचे हैं, लेकिन राहें कांटों भरी रही हैं। वो अब एक गैर सरकारी संस्था में सोशल वर्कर के तौर पर कार्यरत है। एक तो माँ बाप ने इसका नाम इतना टेढ़ा रखा कि स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले और कामकाजी ज़िंदगी तक हलक से खींचकर कोई अरबी का ख नहीं निकाल पाया। फरखंदा का जाने क्या क्या बना, किसी के लिए वो खाली फर रह गया तो किसी के लिए खंदा। कोई फंदा भी कह जाए तो बड़ी बात नहीं। जब नाम सही से पुकारा नहीं गया तो उसके मायने के असर भी उसकी पर्सनैलिटी पर ना आ सके। ये फरखंदा है जो आप बीती के किस्से ही सुनाएगी। कहानी वो क्या बनाए जिसके पास किस्सों की भरमार है। उसने अपना पेशा क्रांति के लिए बदला, और इस क्रांति ने उसके पास किस्सों का अंबार लगा दिया। उसके किस्सों की थैली का कोना कुछ यूं खुला और एक किस्सा फुदकता हुआ बाहर निकला। उन्नाव जिले के गांव भटौली में मीरा के घर की चारपाई पर एक अदद चाय के प्याले की उम्मीद में निढाल सी वो पसर चुकी थी। उसकी इस हालत से बखूबी वाकिफ मीरा चूल्हे पर चाय चढ़ाकर उसके पास बैठ गई। क्या हुआ बहन जी? बहन जी और दीदी अब बस यही उसका नाम था। बहनापा भी वो खूब निभाती।
अब आपको तो मालूम ही है, उसका नाम तो ऐसा था कि यहाँ कौन पुकारता। नाम पूछकर आधी से ज़्यादा जुबान ही टेढ़ी नहीं कर पाती, और जो थोड़ी बहुत हिलाती वो हंस हंस कर लोटपोट। क्या होगा, आज माँ दुर्गा, जो कि एक समूह का नाम है, समूह भी टूट गया। हम इन्हें स्वयं सहायता समूह में सशक्त बनाने के लिए जोड़ते हैं, ताकि ये जहनी और माली तौर पर आज़ाद महसूस करें, लेकिन ये सुनती सब है, करती अपनी हैं। समूह जितने लगन से बनता है, टूटने का गम भी उतना ही गहरा होता है। आज के मिलाकर 7 टूट गए, अब छोड़ दूंगी ये नौकरी। अपने सवाल का हमेशा की तरह वही पुराना जवाब पाकर मीरा उदास चेहरे के साथ बेटी को गोदी में संभालती हुई कहती, नौकरी ना ही छोड़ना, आती हो तो सहारा बना रहता। उसकी उदासी को भांप कर, तुझे क्या हुआ? कछू ना। वो ये 2 लफ्ज चेहरे पर इतने गहरे भाव लाकर कुछ इस अदा में बोली कि माने जरूर वज्रपात हुआ हो। फरखंदा ध्यान से आंखों में प्यार भर के मीरा की तरफ देखने लगी। इन प्यार भरी निगाहों से मीरा फिसली और फिर दिल की बात जुबां पर आने में ज़्यादा देर न लगी। बताओ, हम कैसन दिखत हैं? काम सुंदर नहीं? क्या हुआ, बताओ ना। अच्छी तो हो, इतना कहना काफ़ी था। गेहुआ रंग, गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें, लंबे काले बाल, अच्छा दिखने के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन हुआ क्या? गोद में लेटी बच्ची की ओर इशारा करते हुए बोली, एक है पापा, दूजी औरत के चक्कर में है। ओहो। फरखंदा ने लंबी सांस खींची। ये लंबी सांस खींचने का दौर इस पेशे में आकर ही शुरू हुआ था। औरत का यह गम मिटने में जाने कितनी सदियां लगेंगी। वो चुप हो गई और अब मीरा उम्मीद से उसका मुंह ताक रही थी। बहुत खूबसूरत है क्या? फरकंदा ने बस इतना पूछा और मीरा ने पतझड़ की फड़फड़ाती हवा की तरह गहरी सांस छोड़ी और घूर कर देखा। फिर भवें तान कर अकड़ कर मुंह पर फटकार पड़ रही, उके हमारे आगे धूल चाटे। जोरदार जवाब सुनकर फरखंदा के दांत होंठ को चीर कर बाहर निकल पड़े। मीरा भी फक्र से मुस्कुराई, मानो पतझड़ को मात देते हुए एक पत्ता अभी खिला हो। कुछ देर बातचीत थम गई। फिजा बोझिल होने लगी। बादलों ने भी आज आवाजाही मचा रखी थी। चाय उबल गई और मीरा ने गिलास लाकर उसके हाथ में थमाया। फरखंदा के कान आगे की दास्तां सुनना चाह रहे थे और आंखें सवाली नज़रों से उसका चेहरा ताक रही थीं। हम पूछे, हम में का कमी है? वो अकड़ कर बोली और फरखंदा के दिमाग पर हथौड़ी सी चली। पति के कुकर्मों को परे रख मीरा घरवाली और बाहर वाली के कंपैरेटिव स्टडी करना शुरू कर चुकी थी। एक जुमला बोलकर वो चुप जमीन पर हाथ थपथपाते हुए फरखंदा के अगले सवाल का इंतजार करने लगी। हड़बड़ा कर फिर क्या बोला? कछू ना। भरे पूरे परिवार में उसकी सास बेटे पर कम, बहू पर ज़्यादा भड़कती। अक्सर उससे कहती, तू ज़्यादा हु हल्ला ना मचाया कर, सुधर जावेगा। तेरे में लक्षण ना है पति को बांध कर रखे के। गोबर मिट्टी में सनी औरत किस मर्द को पसंद आवेगी? वो सच संवर कर रहने की कोशिश करके भी देख चुकी थी। पति महोदय उसकी कोशिश को बेकार न जाने देते और साथ ही दूसरी मिट्टी और गोबर से सनी औरतों पर भी रीझे रहते। सास के इस टुटके को आजमा कर उसने दरकिनार कर दिया था। अच्छे नंबर से 10वीं पास करे रहे हम। मीरा इस अंदाज में बोली मानो एक ज़माना गुजर गया हो। वैसे उसकी ये ज़माने पुरानी कहावत फरखंदा सुन चुकी थी। आज फिर सही, इतना सब्र उसमें आ गया था, लेकिन अभी भी सब्र से बेसब्री कई फीसदी ज़्यादा थी। उसे एक गिलास कड़क चाय मिल गई। सिर दर्द कुछ थम सा गया। दिल से आवाज़ उठी, बेचारी अबला नारी अपना दिल हल्का करना चाहती है। कोई नहीं, फिर सुन लेंगे। हम तो हैं ही सोशल वर्कर। जहनी तनाव दूर करना बड़ा काम है। जब दिल दिमाग में सुकून होगा तभी तरक्की की राह निकलेगी। मीरा जब शुरू होती तब उसके चेहरे के भाव और आवाज़ की गहराई से ऐसा महसूस होता मानो सदियों पुरानी दास्तां हो, एक दौर गुजर चुका हो। अब हिसाब करने बैठो तो ऐसे भी कोई पेपर पेन की ज़रूरत न पड़ने वाली। उसकी खुद की ज़िंदगी ही छटाक भर थी। 23वां पूरा ही किया होगा। हद से हद 5-6 साल गुजरे होंगे। बहन जी, हमारी मास्टरनी बोली थी पढ़ाई ना ही छोड़ना। थोड़ा थमी। नाते रिश्तेदार उधम मचाए लगे। लड़की सयानी हुई गई, कहीं कोई ऊंच नीच ना हुई जाए। तो बाबा हूँ ब्याह की जल्दी करन लगे। ए बहन जी, अगर ये नाते रिश्तेदार ना होवे तबे शायद जिंदगी थोड़ी सरल हो जाए। बोलो।
सभई ऊंच नीच तो लड़कियन के सिर माथे। अब ब्याह के हम दुखी हैं तो कऊ ना पूछत, सब आराम से बैठे। ऐसी बातें सुनकर फरखंदा के दिल से हुंकार उठती। मीरा, तुम हो असली फेमिनिस्ट। कैसे बारीक बारीक घरेलू बुराइयों को सामने रखती हो। औरत अपनों के बीच इस तरह फंसी है कि कहाँ पढ़ाई नौकरी में बराबरी मांगने खड़ी हो। प्रेगनेंसी लीव, चाइल्ड केयर लीव, पीरियड्स लीव का तो इनसे दूर दूर का वास्ता नहीं। हम बाबा से कहे रहे हमें 12वीं तक पढ़ लेने दो, पर ना ही माने। बाद में कहने लगे हम तोहरे ससुराल वालों से बात कर लिए, आगे वहीं पढ़ना। हमऊ खुश हो गए। बुद्धि तो थी ना ही। ब्याह के बाद जीवन सरल ना होता है। मीरा अपनी उंगली से मिट्टी और गोबर से लिपे आंगन की जमीन को कुरेदने लगी। यहाँ आए तो एक पापा बहुत चाहते रहे। बोलते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और गालों पर लाली आ गई। प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दीहिन। 3 महीने न गुजरे, पेट में बच्चा पड़ गवा। फिर तबीयत ही ठीक ना रहत, पढ़ते का। पहली लड़की भई कि तुरंत ही दूजी। अब तो पढ़ा लिखा कछु याद ना। बच्चे जल्दी जल्दी हो गए तेरे। फिर मुस्कुरा कर बोली, पति की ज्यादा चाहत का नतीजा था क्या? मीरा थोड़ी शर्माई और खिलखिलाकर हंस दी। तुम भी ना बहन जी कछु बोलत हो। बातों का सिलसिला हर बैठक की तरह चलता रहा। सास ससुरों का रोज का ताना। क्यों भला? एक तो हम लड़कियन पैदा की है और घर गृहस्थी का कामों काज अच्छा नहीं कर पाते। दिन रात काएं काएं। जब भी वो बात करती तो दुख भरी लंबी सांस खींचने या हंसने के लिए थमती। इस जमीनी हकीकत को देखते सुनते इसी तरह की आदत फरखंदा को भी लग गई थी। जाहिर है गम और संजीदगी के सहारे जिंदगियां नहीं चला करती। अक्सर मीरा दर्जनों सवाल के साथ उसके सामने होती। एक बात बताओ बहन जी, सबों को लड़का ही काहे चाहिए? ऐसा कौन सा महल खड़ा कर देते हैं ये लड़के, जिनके यहाँ लड़का पैदा हुई जावे वो इतराती फिरत हैं। उसकी बात सुनते अचानक कैफी आजमी ने फरखंदा के दिमाग पर दस्तक दी और दिल पुकार उठा। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलती हूँ उसी आग में जलना है तुझे। तेरी नज़रों पे है तहजीब और तरक्की का मदार। मीरा फरखंदा के दिल की हुक को अपनी जुबान से परोसती। दकियानूसी सोच बदलने की राह पर फरखंदा उसे अपना हमनवा पाती। जी घबरा गवा बच्चन पति सास ससुर सबहीं से। मीरा गुस्से और उदासी के मिले जुले संवादों में बोली, रात को आवें तो मारत और है जरा जरा सी बात पर। काफ़ी देर से इस लिबरल फेमिनिस्ट की बात सुनते हुए फरखंदा जाने कितने गहरे विचारों में खोई हुई थी कि मारने की बात सुनते ही अचानक गुस्सा आया। ओह! और उधर मीरा की गाय ने रंबाना शुरू किया। चाय का गिलास एक तरफ रख उसने आस्तीन ऊपर चढ़ाई, जैसे अभी कमबख्त को धर दबोचेगी और मीरा पर पड़े एक एक थप्पड़ का हिसाब ले लेगी। मीरा ने फरखंदा के एग्रेसिव पोस्चर को देखकर चाय की तरफ इशारा किया। ठंडी हो जाएगी। नजरें झुकी। चाय से उठने वाली भाप की लहरें धीमी पड़ रही थीं। उसने सोशल वर्कर के जज्बातों को कंट्रोल किया और चाय का गिलास थाम लिया। उधर मीरा गाय की पीठ और गर्दन सहलाते हुए, यही हमारा दर्द समझे है। पास खड़ी चाची जो अभी अभी चूल्हे से राख लेने आई थी, बिना इनविटेशन के चर्चा में कूद पड़ी। अरे ये मीरा चिल्लाती बहुत है, एक आध थप्पड़ मार दें तो क्या जरूरत है इतना चिल्लावे की? जितना चिल्लावेगी उतना मरी है। चुप हो जाए तो काहे मारे भला? का आदमी पागल भय? हम कहे। चाची की बात को बीच में काटते हुए मीरा तिलमिलाकर बोली, वाह, चोट लग गए तो चिल्लावे ना। अब मार तो सकित नहीं तो का जीभो न चलाएं, कल्लाओ न चीरें, सिर झुकाए खाले जूते। बोलो चाची। अब तो मीरा में रेडिकल फेमिनिस्ट पर्दा हटाकर झांकती नजर आई। फरखंदा के दिल में ठंडक सी उतर गई। हैं? तू का पति को मरी है, नरक में जली है 7 जन्म तक। 7 जन्म तक यह पति पाने से अच्छा है कि नरक में जल ले। हे भगवान, कलयुग है। फरखंदा वहां बैठी थी और 2 औरतें ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा कर रही थीं और उसका कोई रोल नहीं। अचानक ही उसने अपने रिवोल्यूशनरी सोशल वर्कर होने पर लानत भेजी और चाय का आखिरी घूंट खींचकर गिलास किनारे रखा। फिर बड़े डिसेंट अंदाज में चर्चा में शामिल होने के लिए कूदी। मारना तो बहुत गलत बात है। उसके कूदते ही चाची ने उसे घूर कर देखा और कुछ भुनभुनाती हुई फौरन उठकर चल दी। चाची की नज़र में तो वैसे ही काना दज्जाल थी।
चाची को उसकी बात फिजूल लगी। मर्द का औरत पर हाथ उठाना कोई नई या इतनी बड़ी बात भी नहीं जिस पर बहस करके चाची अपना वक्त बर्बाद करें। मीरा में फरखंदा को क्रांतिकारी औरत की सारी खूबियां दिखती। उसे उम्मीद थी कि अगर कोई सही सा मौका मिला तो ये अपने साथ किताबों की सोच समझ बदल देगी। बदलाव का सबसे पहला पायदान प्रोग्रेसिव थिंकिंग ही होती है। वक्त क्या कभी रुकता है? वो वजह बेवजह अपनी रफ्तार में चलता रहता है। फरखंदा इस पेशे में सिर्फ बतियाने नहीं आई थी, स्ट्रक्चरल वे में प्लानिंग और टारगेट के साथ काम में जुटी थी। वो 200 स्वयं सहायता समूह बनाने के टारगेट को अचीव करने की भरपूर कोशिश में लगी थी। घंटों अपने दिमाग की धज्जियां उड़ा रही थी। मीरा भी इस रफ्तार में चल नहीं बल्कि दौड़ रही थी। बेचारी क्या करती, तीसरी लड़की पैदा कर दी। ऑपरेशन क्यों नहीं करा लेती? डर लगत है बहन जी। सरकारी अस्पताल के कैंप लगे हैं, बिना बेहोश किए ऑपरेशन कर देते हैं। बहुत दर्द होवत है, चीखत हैं औरतें। तो अपने पति से कह दे, वही ऑपरेशन करा ले। ए बहन जी, तुम और आफत कराए देओगी। मीरा के हाव भाव ऐसे हो गए जैसे कुछ अनहोनी सुन ली हो। मीरा के पति का आशिकाना मिजाज जस का तस था। सब कुछ जानते हुए भी अब वो बोल जाती, मरन देव, अब का यही सोच सोच कर जिंदगी बर्बाद कर ले मैं। मीरा का समझदारी भरा जवाब फरखंदा का मन मोह लेता। आदत हो गई है तेरी, गुस्सा नहीं आता? का कर लेवेंगे गुस्साई के, रहना तो यहीं पड़ेगा। माँ बाप सारी उम्र रखेंगे नहीं, जावेंगे कहाँ? कबहू कछु काबिल बने तब निपट लेवेंगे। कुछ दिन पहले ही मीरा ने फरखंदा से अपने लिए मनरेगा में मेट का फॉर्म भरवाया था। फॉर्म पर सिग्नेचर करके ही वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ उसके सास ससुर गांव भर में अपने आप को दुखियारा साबित करके खेत में कमरा बनाकर अलग रहने लगे। वो कुटिल मुस्कान के साथ बस इतना बोलती, बढ़िया भवा। रोज शाम सवेरे की काएँ काएँ खत्म। बहुत शांति मिली। छोटी छोटी खुशियां उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगी थीं। फरखंदा ने क्रांति के लिए स्कूल की नौकरी छोड़ी थी। और क्रांति क्या हंसी खेल है? बड़े बड़े फना हो गए क्रांति की एक चिंगारी सुलगाने में। जिस जोश से वो इस पेशे में उतरी थी, उस जोश की लौ अब फड़फड़ा रही थी। समूह टूट रहे थे। औरतें मजबूत बनना ही नहीं चाह रही थीं, अपनी सहायता स्वयं करना ही नहीं चाह रही थीं। उसने भी कसम खा रखी थी कि इनको सशक्त बनाकर ही छोड़ेगी। 2 औरतों को बचत खाते से लोन दिया, एक को परचून की दुकान खोलने के लिए और दूसरी को भैंस खरीदने के लिए। बढ़िया रिपोर्ट बनी। एक दूध बेचकर माली तौर पर मजबूत होगी और दूसरी परचून की दुकान से मुनाफा कमाएगी। दोनों काम पेपर पर लिखे गए। एक ने लड़की के ब्याह पर पैसे लगा दिए, दूसरी ने पोते की पैदाइश का जश्न मना लिया। अब कहाँ से लौटाएं पैसा? कहीं कोई मुनाफा नहीं। बस मुनाफा यही था कि बेटी दूसरे महीने ही गर्भवती हो गई। पोता बकैया चलने लगा। समूह में जिन औरतों के इसी तरह के काम लोन न मिलने की वजह से अटक गए, उन्होंने गालियों की बौछार की और मीटिंग रजिस्टर फेंक फेंक कर मारे। ग्रुप स्वाहा हुआ। संस्था के फैसले से गांव में काम बंद हो गया। वो हेड ऑफिस में एक अदद लैपटॉप के सामने विराजमान हुई। 6 महीने यूं ही पेपर पेन कीबोर्ड पर हाथ घुमाते और उनसे खेलते गुजरे। मीरा अक्सर ख्यालों में आती, लेकिन उससे राब्ता नहीं हो पाया। मीरा कभी समूह की मेंबर नहीं बन सकी थी। उसके हाथ में पैसे नहीं होते जिसे वो किश्त में जमा कर सके। वो बेचारी किसी न किसी समूह की मीटिंग में हो रही चर्चा में शामिल होती और अपने फेमिनिज्म को जमकर सबके सामने रखती। उसकी सास जरूर सुदामा समूह में खजांची के पद पर थी। फरखंदा को झुग्गी झोपड़ियों और गली कूचों में घूमने की इस कदर आदत हो गई थी कि लैपटॉप लेकर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर रिपोर्ट बनाने में उसका दम घुटता। बदलाव या तरक्की कोई सीधी लकीर तो है नहीं जो फट से खींच दी और चिल्ला चिल्ला कर ढिंढोरा पीट दिया। विकास आया, विकास आया। इस पेशे में डूबी मखलूक जी जान से कोशिश करती और ऊंच नीच के साथ कुछ बदलाव की चमक दिखती भी रहती, लेकिन रातों रात करिश्मा नहीं होता। वैसे बदलाव और तरक्की तकरीर में इस्तेमाल करने के लिए अच्छे लफ्ज़ हैं, लेकिन इसे ज़मीन पर उतार कर हकीकत की शक्ल देने में ज़िंदगियां भी कुर्बान हो जाएं तो कम है। टेबल पर रखा फ़ोन बज पड़ा। हड़बड़ा कर जल्दी से रिसीव किया। ऑफिस के पीसफुल एनवायरनमेंट में बस उसका ही फ़ोन बेढंगा सा बज पड़ता। अपने अपने डेस्कटॉप पर नज़र गड़ाए बैठे प्रोफेशनल और डिसेंट लोग तीखी से स्माइल देते हुए उसे देखते। वो क्या करे,
हर वक्त खुद को झुग्गी झोपड़ियों और गली कूचों में घूमता महसूस करती। औरतों की चाँव चाँव के बीच तो यह घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। हेलो कहते ही उधर से चहकती हुई आवाज़ आई, ए बहन जी, मीरा बोल रहे हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराहट फरखंदा के चेहरे पर तैर गई। अपने तेज़ आवाज़ में बात करने के तरीके की वजह से वो कमरे से निकलकर लॉबी में आ गई। बोल, कैसी है? बढ़िया, हमारा नाम आ गवा मेट में, ड्यूटी लगी है। आवाज़ खुशी से खनक रही थी। हम कईयों दिन से कह रहे हैं इनसे बहन जी से बात करनी है, नंबर लगाए दो, सुनते ही नहीं। तुम्हारे पास भी तो मोबाइल था? नहीं बहन जी, हमार मोबाइल ना था, ये कबहू दे देते हैं, कबहू ले लेते हैं। बिना रुके वो बोलती रही। बहन जी, 8,000 रुपये मिलेंगे इस महीने। 8,000 रुपये जो उसकी पहली कमाई थी। बोलते हुए उसकी जुबान खुशी से लड़खड़ाई। रुपए मिलने से पहले उसकी खनक उसकी आवाज़ में बिखर रही थी। अपने पैसे से मोबाइल खरीदेंगे, व्हाट्सएप वाला। अब व्हाट्सएप चलाओगी तुम? हाँ बहन जी, उसमें वीडियो पर बात भी होए, जैसन आमने सामने बैठे हों वैसन मोबाइल खरीदेंगे, फिर वो देख के बात करेंगे तुमसे। वो जल्दी जल्दी बोल रही थी, मानो अपने अंदर उमड़ रही खुशी को फरखंदा के साथ बांट लेना चाहती हो। आसपास से तगाड़ी, फावरे और लोगों की आवाज़ सुनकर फरखंदा ने पूछा, अभी कहाँ हो? ड्यूटी पे। मीरा की आवाज़ में से स्वाभिमान और आत्मविश्वास छलक गया। तालाब के गड्ढे खुद रहे हैं, मजदूरन को देखना पड़ता है, कैसन काम कर रहे हैं, बार बार टोकना पड़े है। इतनी डिटेल सुनकर फरखंदा बोली, तुम संभाल लेती हो? ना बहन जी, सभी गांव के हैं, रिश्ते में जेठ देवर लगे हमारे। नाम ही ना बताते रजिस्टर में चढ़ाने को, जैसा नाम पूछो गुर्राने लगते हैं। फिर कैसे? अरे ये आवे हैं, यही हुक्म चला रहे हैं सब पे। लेकिन ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हें करना चाहिए। फिर उसने सलाह दी, अब निकले हैं घर से, हुक्मों चलाना सीख जावेंगे। गहरी तसल्ली के साथ मीरा ने कहा, यानी तुम बिगड़ जाओगी? वो बेधड़क हंसती। हाँ, अब तो बिगड़ब। मीरा ने खुशी से एक आज़ाद जवाब दिया। फरखंदा के जिस्म में सुकून भरी लहरें हिलकोरे खाने लगीं। इतने दिन औरतों को उनका हक पहचानवाने का फ़ायदा दिख रहा था। वक्त फरखंदा की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा था। क्रांति का सफ़र थमा हुआ था। जहनी और जिस्मानी सुस्ती बढ़ रही थी। दिन भर तरह तरह की रंग बिरंगी रिपोर्ट्स बनाती, प्रोजेक्ट लिखती। 11 बजे चाय, 1 बजे लंच, 5 बजे छुट्टी। उफ, आखिर क्रांति एयर कंडीशन रूम में बैठकर नहीं हो सकती। बस इसी बीच फंडर्स को एक प्रोजेक्ट पसंद आया और फिर फीमेल एनवायरनमेंट के एक नए प्रोजेक्ट के लिए फंड मिल गया। गांव भटौली फिर चुना गया। जिम्मेदारी उसको मिली। उसने फौरन कमर कस ली। ऑफिस का पीसफुल एनवायरनमेंट उसे सूट नहीं कर रहा था। उसने क्रांति के लिए घर छोड़ा था, ना कि सुस्ताने के लिए। गांव में घुसते ही उसने सबसे पहले मीरा से मिलने का इरादा किया। गांव के बाहर की तरफ ही 2 अलग अलग जगह पर मनरेगा का काम चल रहा था। सामने से बकरी चराती हुई एक औरत आ रही थी। उसके पास आकर रुक गई। किससे मिली हो मैडम? यहाँ मीरा नाम की मेट किधर मिलेगी? मीरा? 2 मिस्टोल अर्थात मास्टर रोल चल रही। ए सुरेंद्र की, ऊ विजय की। उसने उंगली से इशारा किया। फरखंदा का माथा ठनका। सुरेंद्र तो मीरा का पति है, माने अब वो। बेचैन सी वो उसी तरफ बढ़ी। सुरेंद्र से नज़र मिली। तुम मेट बन गए? वो औरत बोली, यहाँ तुम्हारा काम चल रहा है? नहीं मैडम, वो मुस्कुराया। यहाँ ऐसा नहीं बोलत है, मेट मीरा है, घरे जाओ मिल लो। घर पर मीरा तीसरी लड़की को नहला धुला रही थी। उसे देखते ही भाग कर उसे लिपट गई। फिर का ये? वो शर्माती से मुस्कुराई। अब क्यों, 3 बच्चे तो थे, नौकरी से हटा देंगे तुझे? लिखे नहीं सब, कागज में ही दूजा होवेगा। चालाकी की चमक उसकी आंखों में तैर गई। फरखंदा बेचैन सी बोली, ये किसने सिखाया? मुस्कुराते हुए वो बोली, यही बताइन। उधर कोने में छप्पर के नीचे बैठी उसकी गाय आराम से पगुरा रही थी। फरखंदा ने एक बार मीरा को और एक बार गाय को देखा, फिर लंबी सांस खींचकर बोली, काम पर क्यों नहीं जाती? जाऊं हूँ, जब कौनो अफसर आन वाला होत है तुरंत ही ले जाते हैं, सिग्नेचर हमारे चलते हैं। चहक कर वो बोली। फरखंदा के अंदर गुस्साई सी लहर हिचकोले खाने लगी, जिसका मध्यम सा अक्स चेहरे पर भी उभरा। उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर मीरा बोली,
बस ये आखिरी, एक के बाद ऑपरेशन। क्यों, और कर लेना, सिग्नेचर तो कर ही लेगी। अरे एक लड़का हुई जावे बस। ओहो, यानी तू लड़के के इंतजार में? ना ही बहन जी, ऐसा सोच ना है हमारी, पर ये बहुत प्यार से समझाइन तो हम मान गए। उस प्यार की चमक उसके चेहरे पर छलक गई। कहने लगे, हमारी चिता को अग्नि कौन देवेगा, नरक में सड़ेंगे हम। और जो ना हुआ तो होवेगा। करीब आकर वो कान में फुसफुसाई, ए साथ ले गए, चेक करा लिया। अचानक ही मीरा के बोल फरखंदा के पाँव के नीचे से जमीन खींच ले गए। वो लड़खड़ा गई, सनसनी पूरे जिस्म में दौड़ गई। इतने दिनों से बनती इमारत भरभरा के ढह गई। फेमिनिज्म पर घने काले बादलों की तरह एक अदद पति छा चुका था। उधर गाय ने चारा हजम करके लंबी डकार ली और अपने कान पे बैठी मक्खियाँ उड़ाने लगी। मीरा एक बाल्टी पानी लेकर गाय की तरफ बढ़ी। गाय के सामने बाल्टी रख वहीं बैठ गई। फिर बड़ी संजीदगी से बोली, बहन जी तुम नाराज हुई गई, लेकिन जरा सोचो, इनमें गलत का। लड़का हुई जावे तो बंसो आगे चले, लड़कियां तो सबे ब्याह के चली जावेंगी। फरखंदा भवें से कोड़ कर उसके एक एक बोल को अपने कान में जहर की तरह टपकता हुआ महसूस करती रही। चेहरे के हाव भाव बदलते रहे और जहन बोलता रहा, हाँ क्यों नहीं, महाराणा प्रताप का वंश तुम्हीं पर आकर तो ठहरा है, या मुगल बादशाह अकबर जन्नत में बैठे तरसती आंखों से तुम्हारे घर की तरफ तो देख ही रहे हैं कि कहीं उनकी नस्ल निस्तनाबूद ना हो जाए। फरखंदा ने एक ठंडी सांस खींच ली, फिर हिम्मत जुटाई। और ये तेरा काम जिसके लिए तू इतनी खुश थी, वो तो अब भी है। समय से पैसे हमारे खाते में आते हैं, काम वो संभाल लेते हैं। अब कौनो औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखत, बहुते प्यार करत है हमका। चेहरे पर आई मुस्कुराहट के साथ लफ्ज उसके मुंह में अटक गए। कहत है तू मती जाया कर धूप में मिस्टॉल पे, रंग काला हो जावेगा मेरी रानी। मीरा के गालों पर शर्म की लाली बिखर गई और फरखंदा की आंखों में गुस्से का खून तैर गया। उसका मन हुआ कुएं में कूद कर मर जाए। गली के उस पार बने कुएं में छपाक से किसी ने बाल्टी डाली और उसने अपने जज्बातों को काबू में किया। मीरा के अंदर चिंगारी फूंकने की एक बार फिर नाकाम कोशिश की उसने। मास्टर रोल भी तेरे नाम से नहीं जानी जाती, तेरे पति के नाम से जानी जाती है। हाँ तो का, हम उन्हीं के हैं, वो मालिक हैं हमारे। आखिरकार फरखंदा ने नीम के पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर बैठे हुए जोरदार सांस खींची और अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर लिया। चलो ठीक है, पति माने मालिक ही होता है। वैसे मेड बनने से मीरा फायदे में है। अब उसका पति किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखता, यही उसका बहुत बड़ा दुख था। उसके पास पैसे रहते हैं, दायरा भले ही घर की चार दीवारी ही हो, तरक्की तो ऐसे ही होती है। धरती पर करिश्मे नहीं हुआ करते। पिया दीवानी मीरा गाय को सहला रही थी। गाय सिर हिला रही थी और मीरा मुस्कुरा रही थी। फरखंदा की खोपड़ी भन्ना रही थी। वाकई शौहर भी खुदा का करिश्मा है, जो चाहे कर ले। 100 चूहे खाकर हज पर निकले और पहले दर्जे में हज कबूल। सवाब के तौर पर हुक्म मानने वाली बीवी, जाने कौन सी गुट्टी पिलाते हैं बीवियों को कि अच्छी खासी खोपड़ी वाली भी इनके कदमों में नौछावर। ये राज समझने के लिए तो इस गड्ढे में उतरना ही पड़ेगा। ढाक के वही 3 पात, आधा अधूरा एम्पावरमेंट सिर उठाकर आंखें मचकाकर देख रहा था। अभी फ़िलहाल उसके करने के लिए कुछ नहीं बचा। वो उठी और चल दी। दोपहर के खाने का वक्त हो चला था। मनरेगा के मजदूर खाना खाकर आराम कर रहे थे। एक मजदूर के लोकल एंड्रॉयड फ़ोन पर एक गाना बज रहा था, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मजदूर औरतें गाना सुनने में लीन थीं। 2-3 की आंखों में आंसू चमक रहे थे। फरखंदा ने खादी का थैला अपने कंधे से उतारकर गर्दन पे टांग लिया। अचानक उसके कान में खानदान के समझदार लोगों के 2 बोल खनक गए, नाउम्मीदी कुफ्र है और खुदकुशी गुनाह। बेसब्री के फीसद में थोड़ी और कमी करके सब्र के फीसद में बढ़ोतरी करने की कोशिश के साथ वो फिर आगे बढ़ी। अगला किस्सा कुछ यूँ है। अभी आप सुन रहे थे उज़्मा कलाम जी की लिखी हुई एक उत्कृष्ट कहानी नाउम्मीदी कुफ्र है। हिंदी साहित्य की ऐसी ही जागरूक और सामाजिक कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।